गाइस कुछ काम दिया था मैंने करने को आपको? नहीं। हम्म। तो पीछे फैन बंद करके आओगे एक बार, दोनों पर। कुछ काम दिया था नहीं? लोकल नॉन लोकल तो हम लोग का वेरिएबल वो लोकल मतलब 5 6 टॉपिक पता है मतलब। पढ़ के आए हो? हम्म, हम्म। क्या होता है ग्लोबल? लोग इतना जैसे हम फंक्शन के बाहर कर वेरिएबल हम कर लोकल। रोल की बात। हम्म। नॉन लोकल क्या होता है? नॉन लोकल नेस्टेड फंक्शन में वो करते हैं। स्टेटेड नेस्टेड फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू है तो आउटर फंक्शन उसको यूज करता है, तो हम कहते हैं नॉन लोकल। गुड। हाँ जी, बाकी नहीं पढ़ के आए कुछ भी? मैंने बोला था ग्लोबल, लोकल और सो नॉन लोकल। सो कितने स्कोप होते हैं आपके? अब 4 हो सकती। 4। LEGB। सर लोकल, एंग्लोजी इनक्लोज्ड, ग्लोबल ग्लोबल लोकल बिल्डिंग और बिल्डिंग बिल्ट इन। सबसे पहले स्कोप कहाँ से चलता है? लोकल से। लोकल उसके बाद इनक्लोज, उसके बाद ग्लोबल ग्लोबल और उसके बाद बिल्डिंग। बिल्ट। ठीक है। हाँ जी मैम, क्या देख रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है क्लास में? तो रिकॉर्डिंग देख लेते। 27 जुलाई की रिकॉर्डिंग पड़ी है। आज क्या तारीख है? हम्म। टाइम ही नहीं मिला बीच में देखने का। हाँ जी मैम। भाई थोड़ा मेहनत करिए, ठीक है। एक तो वैसे ही सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो सिलेक्टेड में से भी आप और सिलेक्टेड करते जा रहे हो। चलिए गाइस, आप पढ़ लेना। बाकी अगर इनको समझ में आ रहा है तो बाकी को भी समझ में आना चाहिए गाइस, पढ़िए थोड़ा सा। ठीक है। और ठीक है, आज शुरू करते हैं लैम्डा फंक्शन। ठीक है। लैम्डा फंक्शन क्या होता है और कब इसको हम यूज करते हैं और लैम्डा फंक्शन का यूज करने का एडवांटेज क्या होता है। ठीक है। तो असाइनमेंट किसके कितने हो गए? कर रहे हो सॉल्व? नहीं। यस कितने हो गए? गाइस देखो, मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूँ, क्लास में कोई नहीं बोलता इस चीज को। मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, अगर आप असाइनमेंट सोल्व नहीं करते हो आपकी लर्निंग इस क्लास के बाद जीरो। इस बात को आप मुझसे जहां पे लिखवाना चाहें, लाल किले पे लिखवाना है लाल किले पे लिखवा लो, जहां लिखवाना चाहते हो वहां लिखवा लेना। ठीक है। अगर आप असाइनमेंट सॉल्व नहीं करते हो, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल जीरो है। बेशक आपको समझ में आता है लोकल क्या होता है, ग्लोबल क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं, सेट क्या होते हैं, टपल क्या होते हैं, लिस्ट क्या होता है, बट एग्जैक्टली में अगर हमें प्रैक्टिकल नहीं आता है, असाइनमेंट हमने सॉल्व नहीं की है, तो हमारी लॉजिकल थिंकिंग क्या होगी? बिल्कुल जीरो।
अब इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ एक। आपने देखा होगा कि हम ट्वेल्थ में, इलेवेंथ में बड़े बड़े फंक्शंस पढ़ते हैं, लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं, कैलकुलस पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि कहीं आप पे पुल ही बनाने हैं, आपको जाकर ट्रिग्नोमेट्री अब चेक करोगे कितना लंबा पोल लगेगा, कितना लंबा वायर लगेगा। द ओनली थिंग इज टू लर्न दैट देख हमें अपनी एनालिटिकल थिंकिंग को क्या करना होता है, इम्प्रूव करना होता है। अपने ब्रेन पे हम जितना जोर डालते हैं वो चीज़ उतनी ही परफेक्शन में हम पे आती है। आप देखिए जो बीटेक वाले होते हैं, बीटेक वाले क्या करते हैं, 4 साल 5 साल पढ़ाई करते हैं मैकेनिकल की, ठीक है। अगर मैं उनसे ये भी कह दूँ ना क्लच प्लेट बदल देना इस गाड़ी में, वो भी पॉसिबल नहीं है उसमें। और एक बंदा जो आज तक कॉलेज गया ही नहीं, कभी भी उसने आज तक मैकेनिकल में देखा ही नहीं क्या होता है डिग्री, इंग्लिश का ही नहीं आता उसे समझ में, वो इंजन की आवाज देख के बता देता है कि गाड़ी में क्या दिक्कत है। तो दिस इज हाउ द प्रोग्रामिंग वर्क्स। अगर हम असाइनमेंट सोल्व नहीं करते हैं तो हमारी लॉजिकल बिल्डिंग इंप्रूव हो ही नहीं सकती। आप कंपनी में हायर भी हो जाते हो किसी बेस में तो आप काम नहीं कर पाओगे वहां पे। अगर मान लीजिए तुक्का लग भी गया, हाल तो लगेगा नहीं, पॉसिबिलिटी है 100%, तुक्का तो लगेगा ही नहीं। वो पहले ही आपको फिल्टर कर लेंगे आपके कोड को देखने के तरीके से, आपके कोड को लिखने के तरीके से, आपके वेरिएबल के नेम से, आपका फंक्शन से बनाया है, कैसे बनाया है, ऊप्स यूज करके बनाया है, तो वो आपको रिकॉग्नाइज कर ही लेगा कैसे न कैसे, कहीं ना कहीं। ठीक है। तो अगर आप असाइनमेंट सोल्व नहीं करते हो तो मान के चलिए लर्निंग आपकी जीरो ही रहेगी। ठीक। तो अभी भी आपके पास आई थिंक 1 मंथ और चलेगा आपका क्लास, तो 1 मंथ मैक्सिमम चलेगा यहाँ से। बाकी करिकुलम तो आपके 1 1 मंथ के हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा बाकी का तो कब में फिनिश हो गए। 15 माई सीक्वल की क्लास तो ये मान के चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीक में मैं फिनिश कर देता हूँ उसको। और भी आई भी 3 वीक में या 4 वीक में फिनिश हो जाती है। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस चीज़ पे, जो टाइम मिल रहा है आपको यही मिल रहा है। लिस्ट कम्प्रीहेंशन पढ़े हमने। हम्म। एक एग्जांपल बताया था। अच्छा। कोई नहीं, मैं एक वीडियो का लिंक भेजूंगा, लिस्ट कम्प्रीहेंशन आप एक बार घर से पढ़, ठीक है। आसान है, हम पढ़ चुके हैं, सिंपल कुछ नहीं कर रहे हैं, लिस्ट के अंदर फॉर लूप यूज करना विद इफ एल्स स्टेटमेंट, उसी को हम क्या कह रहे हैं, लिस्ट कम्प्रीहेंशन। ओके। तो आगे पहले लैम्डा फंक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है। देखिए, लैम्डा फंक्शन पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर कि भाई लैम्डा फंक्शन क्या होता है। तो हमने 4 तरह के फंक्शन देखे थे इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो पहले कौन से होते थे आपके मेथड्स, जो कि आपके किसके साथ एसोसिएट होते हैं, किसी क्लास के साथ, किसी वेरिएबल के साथ एसोसिएट होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, मेथड्स। वो भी एक तरह से फंक्शन ही होते हैं। दूसरे कौन से होते हैं आपके, बिल्ट इन फंक्शन, जैसे कि आपके प्रिंट फंक्शन है, एलियन फंक्शन है। तीसरे कौन से होते हैं आपके, यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो हमने किससे बनाए थे, डैप से बनाए थे। और ये जो है आपके गाइस, ये है एक लैम्डा फंक्शन, ये भी एक फंक्शन ही है, आर्ग्यूमेंट लेता है और वैल्यू को आपको क्या करता है, रिटर्न करता है। सो लैम्डा फंक्शन, व्हाट इज अ लैम्डा फंक्शन, इज आल्सो नोन एज अनोनिमस फंक्शन। अनोनिमस का क्या मतलब है, एक ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं है, उसको क्या कहते हैं, anonymous function are a concise way to create a small one-line function in Python. They are particularly useful when you need a simple function for a short period of time and do not want to define a formal function using the def keyword. So sometimes what happens, we do not need to use a function जो पूरा का पूरा user defined function हो। एक short period of time हमें एक छोटा सा function चाहिए और हम उसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो पहले अगर सिंटेक्स के बारे में समझे लैम्डा फंक्शन के, तो सिंटेक्स क्या कहता है, सिंटेक्स कहता है कि द सिंटेक्स ऑफ ए लैम्डा फंक्शन इज एज फॉलोज। लैम्डा, जैसे हम वहां पे डैफ लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, लैम्डा। ये यहाँ आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है और यहाँ पे क्या है, इसका एक्सप्रेशन है। एक चीज यहाँ पे लिमिटेशन हो गई है, यहाँ पे लिमिटेशन क्या हो गई, आप देखोगे आर्ग्यूमेंट्स
लिखा है यहाँ पर, और एक्सप्रेशन केवल एक ही लिखा है। मतलब आर्ग्यूमेंट्स तो कितने भी ले सकता है, जैसे आपके फंक्शन में वो लेते हैं आर्ग्यूमेंट, तो ये आर्ग्यूमेंट तो ये कितने भी ले सकता है, बट इसका केवल एक ही एक्सप्रेशन रिटर्न होगा। बाकी नॉर्मल फंक्शन में क्या होता है, जब आपको भाई, आप इफ के साथ दूसरा एक्सप्रेशन रिटर्न कर सकते हो, एल्स के साथ दूसरा कर सकते हो, फॉर लूप लगा के दूसरा रिटर्न कर सकते हो, तो यू विल हैव अ मल्टीपल एक्सप्रेशन इन यूजर डिफाइंड फंक्शन। बट इन लैम्डा फंक्शन यू हैव ओनली एक एक्सप्रेशन, बट आर्ग्यूमेंट्स की कोई लिमिटेशन नहीं। ठीक है। So here, the lambda is a keyword is used to create a lambda function, and arguments. These are the input parameters of the function. You can specify zero or more arguments separated by comma. दिस इज अ सिंगल एक्सप्रेशन दैट डिफाइंस। एक्सप्रेशन क्या है गाइस, सिंपल, जो आप एडिशन करना चाहते हो, डिलीशन करना चाहते हो, मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो, नंबर का स्क्वायर करना चाहते हो, तो एक्सप्रेशन क्या होता है, सिंपल, जो आप मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के कोई चीज करना चाह रहे हो। द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इज सिंपलिसली रिटर्न बाय द लैम्डा फंक्शन। तो ये इसकी रिटर्न वैल्यू है। ये बदले में आपको क्या देगा, ये इसकी रिटर्न वैल्यू है, ये इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं, और ये इस फंक्शन का बनाने का तरीका है, कीवर्ड है। आपने देखा लैम्डा के बाद मैंने इस फंक्शन का कोई नाम नहीं दिया, सीधा क्या लिखा है, लैम्डा और आर्ग्यूमेंट, इसीलिए इसको बोला जाता है अनोनिमस फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं। ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल से समझो इसको, यहाँ पे हम आते हैं। देखो, अगर हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं भाई, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन हम बनाना चाहते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने डेफ, और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे स्क्वायर मेकर। ये स्क्वायर करता है किसी नंबर का, और ये एक नंबर को लेता है इनपुट, और ये बदले में क्या रिटर्न करता है, इस नंबर का स्क्वायर रिटर्न करता है इस, ठीक है, स्क्वायर ऐसे रिटर्न करता है। अगर यहाँ पे स्क्वायर मेकर को आप कॉल करोगे तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, सिंपल सी बात है, आप इसमें कोई सिक्स दोगे तो आपको बदले में 36 रिटर्न हो जाएगी। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। क्या हम इस प्रॉब्लम को लैम्डा फंक्शन से रिजॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर है यस। मैं यहाँ पे लिखूँ लैम्डा, और लैम्डा के लिखूँ मैं यहाँ पे कि भाई ये एक नंबर आर्ग्यूमेंट लेगा ये, और बदले में इसका एक्सप्रेशन रहेगा, और ये क्या रिटर्न करेगा, नंबर का स्क्वायर। इतनी सी बात है गैस। ठीक है। और मैंने, चलो इसका एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं इसको, फंक्शन, और यहाँ पे इस फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पर सिक्स, और बदले में क्या रिटर्न कर सकता है आपको, 36। आप देखोगे यार, बात तो एक ही है कि नहीं है। आपने एक लैम्डा बनाया है, तो फिर इसकी क्या जरूरत थी, यूजर डिफाइंड फंक्शन ही बना लेते। नहीं भाई, ऐसे ही तो कॉल हुआ है, आपने फंक्शन वेरिएबल में स्टोर किया इसको, आपने 6 के साथ इसको कॉल किया, 7 के साथ कॉल करोगे तो इसको 49 आ जाएगा। वही बात है। ऐसे यहाँ पे है कि अगर यहाँ पे 78 दोगे तो इसका स्क्वायर हो गया, आपको रिटर्न हो जाएगा। बट इसका यूज इस तरह से नहीं होता है। ठीक है। कैसे होता है फिर, तो इसको एक बार समझते हैं। गाइस, लिमिटेशन समझ में आ गई। लिमिटेशन ये है कि दे कैन ओनली कंटेन ए सिंगल एक्सप्रेशन विच लिमिट देयर कॉम्प्लेक्सिटी। दे कैन नॉट हैव डॉक्स्ट्रिंग और annotations which are useful for documenting like this। यहाँ पे इसमें डॉक्यूमेंटेशन लिख सकते हैं, है ना गाइस। दिस मेक्स फंक्शन स्क्वायर। ये फंक्शन का स्क्वायर करता है, ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन लिख दिया आपने। अगर यहाँ पे इसकी आप शिफ्ट टैब करके चेक करोगे तो यू विल सी यहाँ पे इसकी डॉक्स्ट्रिंग यहाँ पे दिख रही है, दिस फंक्शन मेक्स स्क्वायर। बट यहाँ पे इसको डॉक्यूमेंट आप नहीं कर सकते, लैम्डा फंक्शन को क्या करता है, कैसे करता है, ये आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है। दूसरी लिमिटेशन क्या है, दो लिमिटेशन है ना। पहला, एक ही एक्सप्रेशन। आपको अगर एक ही वैल्यू रिटर्न करनी है, आप ये नहीं कर सकते कि मैं कहूँ कि भी दो वैल्यू रिटर्न कर दो। आपका यहाँ पे क्या कर सकता है, ये भी रिटर्न कर सकता है, और मैं कहूँ नम में +10 भी ऐड करके रिटर्न करना है, तो ये भी कर सकता है। यू विल सी, दो वैल्यू रिटर्न कर सकता है एक साथ। और ये क्या बन जाता है गाइस, ये एक टपल बन जाता है। अगर आपको इसको पहला आर्ग्यूमेंट देखना है तो जीरो इंडेक्स पे करोगे तो आपको पहला मिल जाएगा, और वन देखना है तो दूसरा मिल जाएगा। तो ये मोर देन वन वैल्यू आपको रिटर्न कर सकता है, दो करनी है, तीन। गाइस ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कोई चीज मोर देन वन वैल्यू को रिटर्न कर रही है ना, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कलेक्शन बनाएगी जो कि क्या हो, कंटेनर। कंटेनर मतलब लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, सेट हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है। तो सेम यहाँ पर इसने क्या बना दिया, उसका टपल बना दिया। आपने मोर देन वन वैल्यू रिटर्न करी है, आपको टपल बना के उसने दे दिया, अब वैल्यू को आप कैप्चर कर लो भाई, जैसे आपको करनी है।
ठीक है। अगर आपको टपल आता हो तो आप यहाँ पे इंडेक्सिंग स्लाइसिंग यूज करके इसको कर सकते हो। बट मेन मुद्दे पे आते हैं कि इसी लैम्डा फंक्शन बिल्कुल कर तो काम ऐसे ही रहा है, बट इसका यूज है कहाँ पर, क्यों लिखा हमने? तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये है, लैम्डा फंक्शन कैन बी यूज इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। तो मोस्टली अगर हमें किसी फंक्शन को किसी फंक्शन के अंदर एज ए आर्ग्यूमेंट भेजना है तो हम क्या यूज करते हैं? lambda function. So lambda function are commonly used as an argument to a higher order function like map, filter, sorted, reduce. अब ये जो काम होते हैं ना, मैप है आपका फंक्शन, तो मैप फंक्शन के अंदर किसी और फंक्शन को क्या भेजा जा सकता है? एज ए आर्ग्यूमेंट भेजा जा सकता है। तो उस केस में गाइस आपके पास पॉसिबिलिटी है, फंक्शन तो फंक्शन, फंक्शन के अंदर आपका लैम्डा फंक्शन भी जा सकता है, आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन भी जा सकता है, और आपका बिल्ट इन फंक्शन भी जा सकता है। बट उस सिनेरियो में एक चीज का ध्यान हमें रखना है कि कोड हमेशा कंसाइज और शॉर्ट होना चाहिए। अब तक मैंने जितने भी आपके कोड लिखे हैं ना गाइस, बड़े 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 ऐसे ही फाइल्स, ये ऐसा नहीं चलता है रियल टाइम में। कोड आपके स्मॉल स्मॉल होता है। जो कोड आप 10 लाइनों में लिख रहे हैं वो केवल एक ही लाइन का कोड है, उससे ज्यादा नहीं। ये हम समझ सकते थे लिस्ट कंप्रीहेंशन से। मैं आपको बताऊंगा अभी लिस्ट कंप्रीहेंशन में एक एग्जांपल में समझाऊंगा। घर जाके आप एक वीडियो देखोगे लिस्ट कंप्रीहेंशन का, इट्स सिंपल, डिफिकल्ट नहीं है उसमें, केवल वही चीजें यूज होंगी जो हमने इफ एल्स फॉर लूप पढ़े। तो lambda function are commonly used in arguments to high order function like map, filter, sorted and reduce. तो सबसे पहले मैप फंक्शन को समझते हैं। अब मैप आया कहाँ से गाइस? ये, अब चलिए एक एग्जांपल को समझते हैं कि हम, हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, हम ये मान ही नहीं रहे कि हमारे पास सॉल्यूशन है, कि हमारे पास एक लिस्ट है। ठीक है, मैंने कहा आपसे कि इस लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यूज हैं जो क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा 80 है, यहाँ पे आपने लिखा 89 है, या फिर 40 है, और एक वैल्यू यहाँ पे आपका 90। मैंने आपसे कहा कि मुझे इसको वैल्यू को आपको, या यहाँ पे एक 10 और ले लेते हैं guys। ठीक है, क्या ले लेते हैं? 10 और ले लेते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, अब आपको पता चलेगा रियल टाइम में कि भाई हमने लैम्डा क्यों पढ़ा, फंक्शन क्यों पढ़ा हमने, और ऐसा क्या था कि हमें पढ़ने की मजबूरी पड़ी। मैं कहता हूं आपसे, मेरा सवाल आप लोगों से ये है, मुझे इस लिस्ट का सम चाहिए। ठीक है, मुझे इस लिस्ट का सम चाहिए, और सम इस वे में चाहिए कि ये डुप्लीकेट वैल्यू का सम एक बार ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है guys, क्योंकि ये कैसी वैल्यू है? स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। अब अगर इसका आप सम कर दोगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? अगर यहाँ पे आप सम लगा भी दोगे तो क्या होगा? 10 80 40 इस तरह से जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे 10 जोड़ोगे और प्लस यहाँ पे 40 करोगे तो क्या आउटपुट आएगा इसका? 10 40। 10 40, बट हमें क्या चाहिए? 50 चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? ये स्ट्रिंग वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो कर लेते हैं। तो हमने कहा फोर आई इन लिस्ट 1। अब क्या करना पड़ेगा इस, एक लिस्ट लेनी पड़ेगी खाली, क्योंकि हमें नंबर को क्या करना है? इंटीजर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, लिस्ट 1 या लिस्ट 2 ले लेते हैं। और लिस्ट 2 के अंदर हमने ब्लैंक लिस्ट ले लिया, और हम कह रहे हैं कि बार बार इस पे क्या करेंगे? नंबर्स को क्या करेंगे? हम्म, सो क्या लिखूं यहाँ पर? लिस्ट 2 डॉट अपेंड, क्या अपेंड करना है हमें? इंट ऑफ आई। फिर लिस्ट 2 के अंदर आपको क्या करना है? इंट ऑफ आई को अपेंड करना है। तो अगर यहाँ पे मैं प्रिंट करके देखूं लिस्ट 2 को, देन यू विल सी आपने क्या कर लिया है, हो गया, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। अगर आप सम करोगे तो सम आपको मिल जाएगा। बट मैंने क्या कहा था कि डुप्लीकेट नंबर भी नहीं आने चाहिए, तो हमें कब अपेंड करना है? तो हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी यहाँ पर, क्या? इफ, इफ आई, कि आई को तभी अपेंड करना है
जब वो उस लिस्ट के अंदर इफ आई नॉट इन लिस्ट टू, बस टू में अपेंड कर रहे हैं ना, कि भाई टू में तभी अपेंड करना है जब उसमें ना हो। अगर 10 पहली बार में जाएगा तो 10 तो नहीं है उसमें, वो बैंड हो जाएगा। 80 है, चला जाएगा। ठीक है। सो अगर यहाँ पे हम लिस्ट टू करें तो गाइस देखो ये अपेंड हो रहा है, अभी भी हो रहा है 10 अपेंड। कोई बताएगा मुझे इसका रीजन? हम्म। कौन बताएगा? देखो कौन किसका दिमाग चलता है, लिस्ट टू में अभी भी 10 जा रहा है। कहीं और लिख लेते हैं, कभी मैं ही कुछ सोच रहा हूँ। एग्जैक्टली exactly। किसने बोला ये? हम्म। कि पहले आपने स्ट्रिंग अपेंड किया था ना कि इंटीजर अपेंड किया, तो उसने डेटा टाइप चेक किया उसका। सो दैट्स वाई हमें क्या मिल रहा है, 10 भी मिल रहा है। आपने क्या कहा, देखो ध्यान से देखना। आपने कहा पहले 10, क्या 10 इस लिस्ट में है? नहीं है, तो वो क्या हो गया, अपेंड हो गया। क्यों? इंटीजर बन के। बट जब ये चेक हुआ ना लास्ट वाला 10, तो ये क्या चेक हुआ, क्या स्ट्रिंग 10 इसके अंदर है? जो कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर इंटीजर गया है ना कि स्ट्रिंग है। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? तो हम एक काम करते हैं, एक वैर ले लेते हैं और वैर को कह देते हैं इंट ऑफ आई। पहले ही बना लो, अपेंड करने से पहले क्या बना दिया उसको, इंटीजर। गाइस अपेंड करने से पहले क्या बना दिया उसको, इंटीजर। अब समझ गए बात को? अब अपेंड जो जाएगा वो पहले चेक होगा कि वो इंटीजर है या फिर नहीं है। ठीक है। तो एक काम करते हैं यहाँ पर। ठीक है। इसको आई कर देते हैं। ठीक है। तो क्या कह रहा है, 10 गया, 80 गया और 40 गया और 90 गया। अब की बार वो वाली जो है वो हट गई। क्यों हट गई? क्योंकि हमने पहले ही इंटीजर बना दिया उसको और इंटीजर को ही चेक किया। बट पहले केस में क्या हो रहा था, पहले केस में ये हो रहा था कि पहले इंटीजर बन के गया, बट चेक पहले क्या हुआ, स्ट्रिंग चेक हुआ, जिसकी वजह से वो उसके अंदर फिर भी दोबारा चला गया। बट अगर एक और 10 होता ना तब नहीं जाता। क्यों? क्योंकि पहले से ही अब है। अब ये सिंपल सी अब बात सोचिए। अब मुझे क्या चाहिए था इसका, कम। सम चाहिए था कि नहीं चाहिए था? अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक फिर लूप लगाना पड़ेगा। लिस्टों में आपने इंटीजर बना के बंद कर लिया। अब आपको क्या करना है इसका, सम करना है। तो अब क्या करोगे, फोर आई इन लिस्ट टू, और लिस्ट टू के अंदर आप यहाँ पे टोटल लोगे पहले एक, टोटल इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे क्या लिखोगे, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस आई। ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दोगे, प्रिंट। कुल मिला के हमने ये 220 हमारा जो काम है ये कर लिया। हमने डुप्लीकेट भी रिमूव कर दिया और इसका हमने सम भी दे दिया। अब कहते हैं यार ये कोड बड़ा, मतलब अगर ये नंबर तो चलो छोटे हैं, 10-12 नंबर है, मैं कह रहा हूँ कि 4 लाख नंबर है, 5 लाख नंबर है, उसका सम करने बैठे हैं। हालांकि ये प्रॉब्लम तो नमपाई की बन जाती है, फिर न्यूमेरिकल पाइथन हमारा एक मॉड्यूल होता है जो इन इस तरह के कैलकुलेशन करने में बहुत फास्ट है। बट फिर भी अगर छोटे छोटे हम सम कर रहे हैं तो इन दैट केस नमपाई से नहीं कर सकते, तो इससे कर सकते हैं सिंपल। अब guys, अब इस प्रॉब्लम को हम दूसरी तरह से रिजोल्व करते हैं। कैसे? इसी लिस्ट को यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है। ये रहा, मैप से यूज। मैंने कहा मैप। ठीक है। ये कह रहा है कि मैप जो है फंक्शन है एक, जो कि एक फंक्शन लेता है और एक क्या लेता है, इटरेबल आइटम लेता है। और बदले में वो क्या करता है, आपको मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ये जो एरो लगा होता है ना, ये कह रहा है कि इसकी रिटर्न वैल्यू क्या है। ये कह रहा है कि मैं आपको मैप ऑब्जेक्ट दूंगा। क्या दूंगा? मैप ऑब्जेक्ट। उसके साथ आपको जो करना है वो करिए। ठीक है। मेक एन इटरेटर दैट कंप्यूट्स द फंक्शन यूजिंग आर्ग्यूमेंट फ्रॉम ईच ऑफ द इटरेबल्स, स्टॉप्स व्हेन द शॉर्टेस्ट इटरेबल इज एग्जॉस्टेड। ठीक है guys?
ये क्या कह रहा है कि मेक एन इटरेटर। ये इटरेटर मैं आपको पढ़ाऊंगा। इटरेटर का सिंपल मतलब यही है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लिस्ट को क्या कर सकता हो, इटरेट कर सकता हो वन बाय वन। ये कह रहा है कि हर एक मैप किया जाएगा हर एक वैल्यू के साथ। तो क्या सिंपल करें इसको। मैं कह रहा हूं यहां पर, अब गाइस ध्यान से देखना, अगर मैं एक फंक्शन बनाऊं यहां पर, here, अगर मैं कहूं कि भाई एक लैम्डा है हमारे पास, ठीक है, ये लैम्डा फंक्शन किसी वैल्यू को लेता है एक्स को, और बदले में वो क्या रिटर्न करता है, उसका इंट ऑफ एक्स। समझ गए। और मैंने कह दिया माई इंट रिटर्न, इंट रिटर्नर फंक्शन है इसका नाम, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि भाई इंट रिटर्न को कॉल करिए और हम इसके अंदर 20 दे दें, तो ये आपको क्या दे रहा है, एक इंटीजर 20 रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। आप इसमें 30 लिखोगे, आपको बदले में क्या रिटर्न करके दे रहा है, 30 इंटीजर रिटर्न का। अब यही चीज मैं वहां पे करने वाला हूं, मैं इसको सिंपल कहने वाला हूं। कंट्रोल सी किया आपने, और इस वैल्यू को अब यहाँ पे लेके बस ध्यान से देखना, ये आपसे क्या मांग रहा है, एक फंक्शन मांग रहा है। ये फंक्शन बिल्ट इन हो सकता है, ये फंक्शन यूजर डिफाइंड हो सकता है डेफ से बनाया हुआ, ये एक लैम्डा फंक्शन हो सकता है इनमें से, या फिर एक किसी भी तरह का फंक्शन ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या मांग रहा है वो आपसे, एक इटरेबल आइटम चाहिए। चलो ठीक है, एक इटरेबल आइटम दे देते हैं गाइस। ये लिस्ट वन आपका इटरेबल है कि नहीं है? हम्म। यहाँ पे आपने रख दिया कि ये हमारा एक इटरेबल आइटम है, रख दिया। अब ये फंक्शन करेगा क्या, ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन बताएगी। ये कह रहा है कि आप इसके अंदर एक फंक्शन दोगे और एक इटरेबल आइटम दोगे, बदले में आपको क्या रिटर्न करेगा, मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। Make an iterator that computes the function using arguments from each of the iterables. Each of the iterables. Each of the iterable का क्या मतलब है कि ये सारी की सारी वैल्यू हर किसी पे ये क्या होगा, फंक्शन मैप होगा। ये लैम्डा इस पे भी मैप होगा, ये लैम्डा इस पे भी मैप होगा, ये लैम्डा इस पे भी मैप होगा, ये लैम्डा 90 पे भी मैप होगा, और ये लैम्डा 10 पे भी मैप होगा। तो ये इसकी हर एक वैल्यू को क्या एक्सेप्ट करेगा, एज ए आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा इनपुट, और बदले में उसका इंटीजर रिटर्न करके आपको देगा, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, देखो उसने कहा था कि आपको ये मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा, दे दिया मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न करके। अब आपकी मर्जी, इसको आप लिस्ट बना लो, टपल बना लो, और सेट बना लो। तो मैं कह रहा हूं इसको एक लिस्ट बना लेते हैं। बना लिया, देखो हो गया इंटीजर कन्वर्ट। जो काम आपने यहां से यहां तक किया था 5 लाइनों में या 4 लाइनों में, अननेसेसरी लूप चला गए, हो गया एक लाइन में काम। और अब इसकी बारी आती है। अब इसको हम यहीं पर कर सकते थे, क्या कर सकते थे, हम इसको सेट बना सकते थे यहीं पर, और ये वैल्यू आपको डुप्लीकेट रिमूव करके दे सकते, ठीक है। अब ये वन लाइनर कोड है गाइस, अब ये कोड बिल्कुल क्लीन दिख रहा है। आपको तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, शुरू में आपको लग रहा होगा ये आसान है ना। आपको शुरू में ये लग रहा होगा कि ये डिफिकल्ट है, बट ऐसा नहीं है। दिस इज अ कंप्लीटली क्लीन कोड। और ये टाइम इसका बहुत मतलब कम लगेगा इन कंपैरिजन टू दिस वन। क्यों गाइस, क्योंकि आपने एक लिस्ट लिया है, आपने फोर लूप लगाया है, फोर लूप के बाद आपने हर बार अपेंड मेथड चलाया है, फिर आपने एक फोर लूप लगाया है, फिर आपने एक टोटल वेरिएबल लिया है जो वो सम करता जा रहा है, ठीक है। बट ये लाइन इज मोर क्लीनर, ठीक है। अब गाइस इसके अंदर क्या लैम्डा ही हो सकता था, नहीं, मैप के अंदर आपका यूजर डिफाइन फंक्शन भी जा सकता था। कैसे, अगर एक डेफ फंक्शन बनाया जाए कि भाई एक इंट रिटर्न करता है, ये वैल्यू हमने कहा कि इंट रिटर्न फंक्शन है, जो कि एक नंबर को लेता है और बदले में क्या रिटर्न करता है, इंट ऑफ रिटर्न रिटर्न करता है। रिटर्न क्या करता है, इंट ऑफ उस नंबर का। ये भी तो फंक्शन है कि नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, लाइक दिस हियर। तो लैम्डा ना का यूज करके मैं क्या यूज कर सकता हूं, इंट अंडरस्कोर आर। तो भी गाइस वही बात है। अब क्योंकि इंट फंक्शन भी तो अपने आप में इंट है कि नहीं है, अगर हम किसी वैल्यू इंट फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू पास करते हैं तो क्या ये तो इंट रिटर्न नहीं करता।
करता है कि नहीं करता है? अगर हम इसको इस तरह से लिख लें, किस तरह से, और इंट आर की जगह पर क्या लिख लें, इंट, तब भी तो वही बात है। हम्म। तो किस ये तीनों ही तरीके हो सकते हैं। अब हम क्यों कह रहे हैं कि भाई जब लैम्डा है तो ये क्यों है, जब ये है तो ये क्यों है? भाई अपनी अपनी सबकी क्या है, क्या चीज है। मान लीजिए आप चाहते हो कि दो वैल्यू को पहले सारी वैल्यू मल्टीप्लाई होनी चाहिए और उसके बाद क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, आपको फिर अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करना पड़ेगा। कि हम पहले क्या करेंगे, सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके और उनका सम करके और सारी वैल्यू को डिवाइड करके तब जोड़ना चाहते हैं। तो क्योंकि यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या कर सकता है, मोर देन वन एक्सप्रेशन रख सकता है और आपको वैल्यू को रिटर्न कर सकता है, तो इसलिए हम हैं, हमारे पास बहुत सारे फंक्शन। गाइस कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। हम्म। इतनी क्लास छोड़ी है, जो मेन क्लास है वो ही छोड़ दिया आपने। ये एक फंक्शन है जिसका वेरिएबल है, जिसका हमने नाम दिया है। इंट आर का कोई मतलब नहीं है। इंट आर जस्ट अ नेम, जिस फंक्शन को हम कॉल करेंगे इस नाम से, बस। गाइस अगर क्लास की रिकॉर्डिंग भी नहीं देख रहे हो तो मैंने यूट्यूब पे भी फंक्शन की वीडियो डाल दी है, ठीक है, वहां से कवर अप कर लो। 10-10 मिनट की वीडियो है। आई थिंक एक 15-16 मिनट की है और एक 10 मिनट की है। आज मैंने और भी बना दी है, तो 4 वीडियो और बन के कंप्लीट आपका फंक्शन वहां पर भी है। तो जो नहीं देखते हैं, क्लास रिकॉर्डिंग लंबी लग रही है 2 घंटे की, कहाँ तक देखेंगे, तो वहां से कवर अप कर लो, बट कवर अप कर लो। ओके। क्योंकि कोर पाइथन जो है ये यहाँ से मोस्टली जा रहे टॉपिक जो है एडवांस ही है गाइस। यहाँ से जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे आगे आगे के, दीज आर एडवांस टॉपिक, जो कि एक इंटरमीडिएट से पूछे जाते हैं। मैप फिल्टर, रिड्यूस, डेकोरेटर, ठीक है, इटरेटर, जनरेटर, यही चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और ये एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके कोर कंसेप्ट को मिलके ना बनेगी। यहाँ से आगे जितने की भी पढ़ाई होगी, वो सारी की सारी चीजें क्या है, आपके पुराने पढ़े हुए चीजों का ही एक, क्या कह सकते हैं, एक मिक्स है। ठीक है। आप ये बताइए, मैं ये आपको चीज बता रहा हूँ, क्या आपको सारी चीजें नहीं पढ़ी हमने? इंट नहीं पढ़ा हमने, सेट नहीं पढ़ा हमने, ट्रेबल नहीं पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा इसमें? यहाँ से आगे एडवांस का मतलब ये है कि आप बच्चों वाले कोड ना लिखो वहां पे जाके, तो ये बिल्कुल बच्चों वाला कोड है कि भाई ऐसे लिख दिया है, ठीक है। ये कोड ऐसे लिखा जाना नहीं, ये आप तभी लिख पाओगे जब आपको ऐसे लिखना आता। अगर आपको ऐसे लिखना नहीं आता है तो ऐसा लिखना तो आप भूल ही जाओ। हम्म। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ असाइनमेंट सोल्व करिए और जितने भी यूट्यूब वाले लेक्चर हैं उनको कवर अप करिए, ठीक है। क्या होता है सर लैम्डा फंक्शन? क्या होता है लैम्डा फंक्शन? जैसे जो आपको ऊपर दे जा रहा क्या कह रहे हो? है कुछ आया नहीं आप हाँ। आए नहीं जरा भी मुझे। अच्छा, 1 बजे क्लास में तुम 1:30 बजे आते हो, हर बार आते हो। तो आएगा कहाँ से? तो गैस इसके साथ साथ मैं आगे की भी चीजें आपको क्लियर कर देता हूँ। मैप होता है एक आपका, दूसरा क्या होता है आपका, फिल्टर फंक्शन। फिल्टर भी एज इट इज ऐसा ही है। इन फिल्टर द फिल्टर फंक्शन यूज टू फिल्टर एलिमेंट्स फ्रॉम ए टेबल सच एज लिस्ट, टपल और सेट, जस्ट लाइक दैट। आप फिल्टर करने की मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई थी कि भाई एक्सरसाइज करिए, फिल्टर स्ट्रिंग निकालिए इसमें से। तो ये फिल्टर भी आपका उसी वे में काम कर सकता है। अगर मैं कहूँ कि भाई इस वाले मेथड में से क्या करिए, डेटा को फिल्टर करिए, मैं कहता हूँ कि इसमें से बस स्ट्रिंग निकालिए, यही करोगे कि नहीं करोगे? हम्म। भाई आपके पास एक लिस्ट है, आपने कहा कि भी फिल्टर लिस्ट निकालिए, मतलब स्ट्रिंग निकालिए, तो आपने क्या कहा, उनका टाइप चेक किया, और टाइप चेक करने के बाद क्या किया, अगर स्ट्रिंग है तो उसे नई लिस्ट में आपने क्या कर दिया, अपेंड। अपेंड। अगेन आई वुड से दिस इज नॉट अ गुड कोड। सेम, इसको हम और शॉर्ट कर सकते थे और फास्ट कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ फिल्टर। अगर आप फिल्टर देखोगे, फिल्टर भी तो यही कह रहा है, क्या कह रहा है,
फंक्शन और नन, और उसे क्या चाहिए, एक ट्रिपल आइटम चाहिए। तो अब फिल्टर कैसे करोगे गाइस? अब मैं कह रहा हूँ कि एक लैम्डा फंक्शन दे देते हैं, लैम्डा, ठीक है। अब ये इसकी हर एक वैल्यू को लेगा, ठीक है। ये एक वेरिएबल है, आप इसका कुछ भी ले सकते हैं जो इस वैल्यू को होल्ड करेगा। मान लीजिए हमने एक्स ले लिया। गाइस एक्स का क्या मतलब है यहाँ पर? एक्स का मतलब ये है कि एक इटरेटर जब रिटर्न करेगा तो हर एक वैल्यू, जैसे फोर लूप में आई लेते हो आप, आई क्या करता है, वन बाई वन सारी वैल्यू को लेता है। तो ऐसे ही एक्स क्या करेगा, वन बाई वन सारी वैल्यू को लेगा। तो अगर आप देखो यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि इज इंस्टेंस, ठीक है, कि अगर एक्स किस क्लास को बिलोंग करता है, एसटीआर को, तो ये क्या रिटर्न करेगा, इसकी वैल्यू क्या रिटर्न होगी? बताइए, अगर मैं एक्स के अंदर रोहित लिख दूं डबल कोट्स के अंदर, तो ये क्या रिटर्न करेगा? हम्म। रिटर्न करेगा। स्ट्रिंग कैसे रिटर्न कर देगा? रिटर्न वैल्यू बताइए मुझे, रिटर्न वैल्यू। इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो guys? हम्म। इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अगर यहाँ पे मैं रोहित लिख दूंगा तो क्या रिटर्न करेगा बताओ? दिस लिख दिया मैंने, क्या रिटर्न करेगा ये? हाँ, आउटपुट बताओ इसका। कौन बताएगा आउटपुट इसका? क्या आउटपुट आएगा इसका? दिस आएगा। हम्म? ये फंक्शन कर क्या रहा है पहले ये बताओ मुझे। ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, इज इंस्टेंस। ये कर क्या रहा है? रिटर्न हम्म। बिल्कुल, ट्रू रिटर्न करेगा। ये चेक करेगा क्या जो आप जो ऑब्जेक्ट आपने दिया है वो क्या है, क्या स्ट्रिंग क्लास को बिलोंग करता है। तो अगर यहाँ पे हम इंट दे देंगे तो क्या करेगा ये? फॉल्स। फुल रिटर्न कर देगा। क्या ये इंटीजर है? नहीं है। तो अगर यहाँ पे आप इंटीजर दे दो तो ये क्या करेगा आपसे? ये एक इंटीजर, ठीक है। गाइस ये हमेशा डिपेंड करता है, ये देखो, मुझे याद नहीं है ये क्या रिटर्न करता है ये। एक तो मुझे प्रैक्टिस होगी इसलिए याद है, और दूसरा आपको डॉक्यूमेंटेशन देखनी चाहिए कि इसका रिटर्न क्या है। रिटर्न यहाँ पे लिखा है, रिटर्न वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ द क्लास और ए सब क्लास देयर ऑफ। ए टपल एज एन इंस्टेंस में बी गिवन एज द टारगेट टू द चेक अगेन दिस इज इक्वल इन टू इंस्टेंस। देखो एक चीज और दी है यहाँ पे, ठीक है, और इज इंस्टेंस एक्स इक्वल्स टू बी। तो यहाँ पे कह रहा है कि इंट या फिर एसटीआर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप लिख दो तो क्या चेक कर रहा है? अब ये मुझे कहाँ से पता चला कि इसमें ऐसे भी दे सकते हैं आर्ग्यूमेंट? यहाँ से पता चला है। क्या कह रहा है वो? यहाँ पे क्लास प्रोवाइड करो या फिर टपल प्रोवाइड करो। और यहाँ पे अगर मुझे यहाँ भी समझ नहीं है कि टपल किस तरह का टपल, तो उसने यहाँ पे मेंशन किया है एज एन इंस्टेंस, ऐसे टपल पास कर दो। तो यहाँ पे कुछ रटना नहीं होता प्रोग्रामिंग में कुछ भी। आपको केवल तरीका समझना होता है कि भाई फंक्शन आर्गुमेंट कैसे लेता है। अगर आपने फंक्शन की क्लास मिस की है तो इसका मतलब अब आपको ये समझ में नहीं आएगा। जिसको फंक्शन समझ में आता है उसको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट देना है और यहाँ पे क्लास देनी है, यहाँ पे टपल देना है, और टपल कैसे देना है देखो उसने यहाँ पे समझाया है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? आप सोच के देखिए, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि हर एक मेथड को यहाँ पे समझाया गया है कि भाई ये कैसे आर्ग्यूमेंट लेता है। सो यहाँ पर हमने इसको रन किया तो ये कह रहा है कि यहाँ पे आप कुछ भी दे दो, या तो वो इंटीजर का होगा या स्ट्रिंग का होगा, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे लिस्ट दे दिया तो आपको क्या मिलेगा? जीरो दे दिया मैंने तो ये क्या कहेगा? फॉल्स। तो अगर आपको लिस्ट भी चेक कराना है, ठीक है guys, ट्रू आ गया। तो अब जो ये टाइप चेक कराते थे वहां पे आप हर बार इफ टाइप ऑफ डेटा इक्वल्स टू एसटीआर, इफ टाइप ऑफ डेटा, क्या इस तरह से नहीं करवा सकते थे आप फॉर लूप लगा के? हम्म। तो अगर इनमें से अगर आपको लूप चलाना था उसके ऊपर तो आप कह सकते थे, वो लिस्ट हो चाहे टपल हो चाहे सेट हो या डिक्शनरी हो, उस पर लूप चला सकते हो। तो अगर ये वैल्यू रिटर्न करती है तभी लूप चलाएंगे, अदरवाइज नहीं चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब लैम्डा हमने लगाया फिल्टर, ये क्या कह रहा है, एक लैम्डा
यहां से क्या रिटर्न होगा गाइस, ट्रू होगा। किस केस में ट्रू होगा? इनके केस में जब आपका एक्स क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। और ये लगाना किसके ऊपर है आपको? माई लिस्ट के ऊपर, जो कि आपका ट्रेबल आइटम है। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये भी ये क्या रिटर्न कर रहा है, फिल्टर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। आपको ये लिस्ट बनाना है, बना दो, डन। आप देखोगे आपको वही वैल्यू मिली है, क्या? स्ट्रिंग वाली। समझ गए? गैस अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो अब क्या रिटर्न होगा? खैर चलो, अब तो एक्स डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। नहीं तो हमें देना ही पड़ेगा गैस। ठीक है। क्योंकि एक्स की वैल्यू हम इटरेबल आइटम पे लगा रहे हैं, तो हमें ये होल्ड करना ही पड़ेगा। सो गाइस अभी ये तीन ही आइटम क्यों आए हमारे पास? तीन इसलिए आए हैं क्योंकि वो तीन ही कंडीशन में क्या हुआ था, ट्रू हुआ था। तो फिल्टर का समझ में आ गया मतलब। आप डेटा फिल्टर करना चाहते हो, आपसे मैं कहने लगूं कि भाई इसमें से जितनी भी लिस्ट है इसके अंदर वो निकाल दीजिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या कर दोगे? एक ही लिस्ट है इसकी। मैं आपसे कहूँ इसमें से केवल इंटीजर निकाल दीजिए, तो आप क्या करोगे? तो कितना आसान हो गया है ना। आप फॉर लूप लगाते हो, लूप के बाद एक खाली लिस्ट लेते हो, फिर उसको अपेंड करते हो। इससे बेटर है हम मैप फिल्टर रेड्यूस फंक्शन यूज करके अपने काम को आसान कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है आपका? रिड्यूस फंक्शन। ये कहाँ पे मिलेगा आपको? फंक टूल के अंदर। ठीक है। ये होता है आपका फंक टूल के अंदर, देन यू हैव दैट। फंक टूल के अंदर एक रिड्यूस फंक्शन है। रिड्यूस का नाम से ही पता चल रहा है कि आपको रिड्यूस करके देता है फुल लिस्ट को। आपके पास कोई लिस्ट है और आप लगा रहे हो यहाँ पे रिड्यूस। ठीक है। मैं चाहता हूं इसका पूरा सम करना, इसका पूरा माइनस करना, इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन करना। अगर आपसे कहूं कि भाई इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो आप क्या करोगे? पहले मल्टी के नाम से एक वेरिएबल बनाओगे और वन बाय वन की क्या करते जाओगे? मल्टीप्लिकेशन करते जाओगे। आप कहने लगोगे बिल्ट इन फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन का कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं होता है। तो इस केस में हम कर सकते हैं क्या? रिड्यूस यूज। आप कह सकते हो रिड्यूस। ठीक है। और रिड्यूस के अंदर यहां पे आप लिख रहे हो क्या? लैम्डा। अब गाइस ये जो ये दो कैसे जुड़ते हैं पहले आप बताइए मुझे। अगर आप जोड़ते तो कैसे जोड़ते? इसका मुझे सम करना है टोटल। कैसे करेंगे? या माइनस करना है? तो आप क्या करते हो? पहले वन को टू को जोड़ते हो, जोड़ोगे क्या आ जाएगा? थ्री। अब आपके ब्रेन में थ्री सेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आएगी थ्री प्लस थ्री हो जाएगा। तो आपके ब्रेन में क्या बैठ जाएगा अब? सिक्स बैठ जाएगा। और अब क्या करोगे? सिक्स प्लस फोर। तो आपके ब्रेन में क्या आ जाएगा? टेन आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? आप दो वैल्यू को जोड़ते हो और एक वैल्यू में क्या कर देते हो, उसको रिड्यूस कर देते हो। आप फिर दो वैल्यू को जोड़ते हो और उससे क्या कर देते हो? वैसे आपको नहीं लगता प्रोग्रामिंग की जो हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, जैसा हमारा ब्रेन सोच रहा है ऐसे ही चल रहे हैं सारे प्रोग्राम? नहीं, नहीं सोचा कभी कि जैसा हमारा ब्रेन सोच रहा है आपका ब्रेन ऐसे ही तो सोचा था, सेम टू सेम नहीं सोचा था? तो यही काम यहाँ पे होगा। जिसने उसको इम्प्लीमेंट किया है सेम वे में ऐसे इम्प्लीमेंट किया है कि यहाँ पे आपको क्या करना है? लैम्डा। और ये दो आर्ग्यूमेंट लेगा, ए कोमा बी, एक्स कोमा वाई, जो आपको नाम दिखना है। और बदले में क्या रिटर्न करेगा इसका? ये आपको इसका प्लस ही रिटर्न करेगा। ठीक है। ए प्लस बी। और ये किस पे चलेगा? इस लिस्ट पे। देखा? आपको टोटल सम मिल गया। तो अगर आपको नॉर्मल सम करते तो आप कैसे करते इसका? पहले एक खाली लिस्ट लेते, नहीं या फिर एक वेरिएबल लेते मल्टीप्लिकेशन का नाम। और फोर लूप लगाते। और मल्टीप्लिकेशन पे वन बाय वन उन एलिमेंट को क्या करते? ऐड करते या माइनस करते, जो आपको करना है वो चीजें आप यहाँ पर करते। क्लियर है गाइस? आपको इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी थी पूरी पूरी, आप ये कर सकते थे। आप कहो कि भाई नहीं, इन दोनों नंबर को पहले जोड़ना है और
पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ए और बी की, और प्लस उसमें बी करना है। आप कहने लगो, आपके मान लो आपको कुछ डेटा है, आपको ये पता है कि इन दोनों नंबर को पहले जोड़ना है, और या फिर इन दोनों को अलग अलग जोड़ के इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। आप कह रहे हो ए प्लस बी और इंटू इंटू ए माइनस बी। समझ गए? तो ये कुछ भी कर सकता है ये फंक्शन, आपका डेटा आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप क्या कर पाना चाहते हैं। जो कि आपको एक नॉर्मल कोई फंक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन या तो सम ही कर सकता है guys, है ना। माइनस है तो माइनस कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन करके यार होता ही नहीं है। एवरेज निकालना है, एवरेज निकाल सकता है। ठीक है। सो इस तरह से हम चीजें यहाँ पर रिड्यूस के साथ कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा सोर्टेड मेथड ये मैं बता ही चुका हूँ गाइस आपको। हम्म। सॉर्टेड मैंने ये आपको फंक्शन में बता ही दिया था। कोई भी एक ट्रेबल आइटम लेगा, यहाँ पर स्टार का मतलब ये है, यहाँ पर। क्लियर है? सॉर्टेड में आपने शायद, मैंने आपको लैम्बडा यूज करके बताया था उस टाइम पे, है ना। तो सेम टू सेम वही सॉर्टेड है। तो उस टाइम पे आपको लैम्बडा समझ में नहीं आया होगा, बट आई होप आज आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चीज उस दिन आपको समझ में नहीं आई थी, है ना, कि एक्स और एक्स यहाँ पे क्या कर रहा है। तो सिंपल यही है, ये एक्स इसके अंदर जाएगा, और एक्स का फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या बन जाएगा, सॉर्टेड। ठीक है। तो ये फंक्शन वाली वीडियो देख लेना, उसके अंदर प्रॉपरली मैंने समझाया हुआ है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा इस। हम्म। और गाइस जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ठीक है। पूरे का पूरा जितना भी हमने अब तक पढ़ा है, तो आसानी से एक वीक में कवर हो सकता है, मैक्सिमम 1 वीक में। तो टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आने वाला। ओके। तो चलिए guys, एक काम करिए, आप लोग इसको करिए बैठ के, फिर एक टॉपिक और करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है। ये फाइल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ अभी क्लासरूम के अंदर, तो एक बार वहां से देख के 20 मिनट प्रैक्टिस कर लो, फिर एक एक्सेप्शन हैंडलिंग कर लेंगे, और लिस्ट कंप्रीहेंशन, या एक काम करते हैं, लिस्ट कंप्रीहेंशन पढ़ ही लेते हैं। अभी आपने देखा होगा, थोड़ा सा आपको हैबिट में आ गया होगा। तो फाइल, आपकी क्लास चलते 1 मंथ होगा। वो कैसे हो जाएंगे अपनी? 21 जून को बनाए। कहाँ हो गए 2 मंथ्स बड़ी? बंद हो गया था, बंद। 21 जून की क्लास बनी हुई है। 14 जून से स्टार्ट हो गई थी क्लास। नहीं, वो तो इंटर पार्ट होता है, तो 21 जून को क्लासरूम बना था ना आप लोगों का। 21 जून से 21 जुलाई।
तो 1 महीना 10 दिन हो बस। गए। कुल मिला के 10 क्लासेस हुई हैं शायद बस। हम्म। तो कितना है, कितना मुश्किल है रिकवर करना? 10 क्लासेस में मैंने पढ़ा है, जिसमें कि आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस को भी काम दिए होंगे मैंने। कितना मुश्किल है इसको कवर करना। अब फिर भी बोर्ड की तरह कतई। हाँ जी सर। काम वाम करते हो कुछ? तो क्लास में 1:30 बजे आते हो, 1 बजे की क्लास में आप? फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग देखते हैं। ठीक है। व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? देखो, एक मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। आप यूजर से इनपुट लेते हो। ठीक है। और यहाँ पे आप 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो। ठीक है। एंटर योर नंबर। ठीक है। एंटर योर नंबर। और यहाँ पे वो नंबर की आपने इनपुट वैल्यू ली। और उसने 50 डाल दिया। हमें सबको पता है कि जो 50 है, 50 का डेटा टाइप क्या जाएगा इसके अंदर? हम्म। 50 का डेटा टाइप क्या जाएगा? क्या नाम है आपका मैम पीछे? तनिशी। क्या जाएगा डेटा टाइप इसका? ये 10 क्या है? इंटीजर है ये। अच्छा। तो इंटीजर क्यों बोला था? तो फिर कहाँ है ध्यान? हम्म। तो इसका टाइप है क्या? ठीक है। अब आप कह रहे हो कि भाई इसमें num+10। क्या ये चलेगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? 20? क्या आएगा? हाँ। 10 10 आएगा। कौन बताएगा? क्या आएगा इसका आउटपुट? हम्म। एरर आएगा। आप पढ़ाई कर रहे हो मुझे लग रहे हैं। पढ़ते हो घर जाके? लग तो रहा है मुझे, थोड़ा बहुत नहीं सही पढ़ रहे हो तुम। नहीं यार, हाथ तो मैंने आप तक 3 आंसर किए हैं, क्लास में किसी ने नहीं किए, तीनों के तीनों किए आपने आंसर अब तक, वो भी तो सही किए हैं बिल्कुल। हम्म। तो कैसे इसमें आएगा एरर? एरर क्यों आएगा? हम्म। चलो, कोई भी बता सकता था पहली क्लास में कि भाई 10+10 कैसे आ सकता है इसका आंसर? जब वो 10 स्ट्रिंग है और 10 आपने इंट लिया है, तो कैसे आ सकता है इसका? कि वो क्या कह रहा है, स्ट्रिंग को इंट के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है। अब आपके हाथ में ये, चलो ठीक है, आपने कर दिया कि एक काम करते हैं, जो नंबर आता है वहां से उसको इंटीजर बना के जोड़ेंगे, या फिर उसको नंबर को इंटीजर बना के जोड़ेंगे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब की बार 20 हमें मिल जाएंगे। हमने कहा जो यहाँ से इंटीजर आया उसको इनपुट को हमने 10 किया और उसको क्या कर दिया। ठीक है। अब यूजर जो यहाँ पर वैल्यू दे रहा है उसने ये कर दिया, आपने एंटर किया, आपने इसको जोड़ा, तो भी एरर आ गया। क्यों? एक्सपेक्टेड तो एक इंटीजर था, या एक ऐसा एक्सपेक्टेड था जो इंटीजर में कन्वर्ट किया जा सकता हो। अब ये ना तो इंटीजर है, ना ही इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्या इस कोड को हम ठीक कर सकते हैं?
हम्म। भाई यूजर इनपुट है, यूजर तो यूजर है, कुछ भी डाले। आपने एक वेबसाइट बनाई है जो आपको टैक्स कैलकुलेट करके देती है। गाइस ध्यान से सुनना, रियल वर्ल्ड सिनेरियो बता रहा हूँ। आपने एक वेबसाइट बनाई है कि मेरा सीटीसी कितना है और इन हैंड सैलरी कितनी आएगी, तो आपने क्या किया, यहाँ पे अपना वो बताइए सीटीसी, ये बताइए एचआरए, बताइए एआरए, आपने इतने सारे बॉक्सेस बनाए फ्रंट एंड पे। यहाँ पर कोई वैल्यू इनपुट करता है और यहाँ पे सबमिट बटन पे क्या करता है, क्लिक करता है। और सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करता है तो क्या होता है, आपका आउटपुट यहाँ पे आ जाता है कि भाई आपकी इन हैंड सैलरी इतनी होगी। अब आपने कहा कि यूजर जो है वो ये वैल्यू देगा हमें, ठीक है, देगा। अब हमें क्या करना है, ये हमें अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा इस चीज का कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब आपके हाथ में तो है नहीं कि यूजर का हाथ पकड़ लोगे जाके, ओए ओए भाई क्या कर रहा है, एबीसीडी नहीं डालना है इस समय, मेरा कोड खत्म हो जाएगा, एरर आ जाएगी। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, कोड में ही लिखना है ये सारी चीजें। तो अब क्या करोगे इसमें, आप कौन बताएगा कौन क्या कर सकते हैं इसमें हम। हम्म। फाइन को हम्म। फाइन को यूज कर सकते क्या कर सकते हैं। हैं, वो मॉड्यूल को। आप पहला तरीका तो ये हो सकता है कि आप यहाँ पे पाइनपुट प्लस यूज कर लो। पाइनपुट प्लस में क्या होगा कि जब तक इंटीजर नहीं आएगा तब तक वो उसको आगे ही नहीं बढ़ने देगा। या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि अगर ये डेटा टाइप इंटीजर ना हो तभी जोड़ना है, हो तभी जोड़ना है, अदरवाइज नहीं जोड़ना है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, एक कंडीशन लगा सकते हो कि नहीं, कि भाई अगर ये डेटा टाइप इंटीजर नहीं है तभी जोड़ना है, अदरवाइज नहीं जोड़ना। चलो ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई आपकी, चलो ठीक है भाई, अगर इनपुट इंटीजर नहीं आया तो उस केस में भी हमने कोड को हैंडल कर लिया। अब नई बात, मैं यहाँ पे सम नहीं कर रहा था, मैं क्या कर रहा था, डिवीजन कर रहा था। क्या कर रहा था, डिवीजन कर रहा था। मैं कह रहा था कि नंबर को क्या करना है, जीरो से डिवाइड, सॉरी नंबर को, सॉरी मेरे पास एक नंबर है 43, उसको किससे डिवाइड करना है, इस नंबर से। और मैं इसको यहीं पे टाइप कास्ट कर देता हूँ गाइस, इंटीजर, ठीक है। आपने कहा चलो ठीक है, यहाँ पे आपने 43 दिया, 56, और यहाँ पे आपने नम कर रखा है, आउटपुट आपको मिल गई। अब गाइस क्योंकि आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, भाई इंटीजर आ रहा है, आपने कन्वर्ट भी कर सकते थे उसको, अगर नहीं भी आ रहा है तो आपने क्या किया, इफ एल्स लगा के उसको ठीक कर लिया। अब यूजर यहाँ पे क्या कर देता है, जीरो डाल देता है। अब आप उसको रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर सकते, या कर सकते हो, नहीं ना। क्या किसी नंबर को जीरो से डिवाइड किया जा सकता है, हम्म, क्या आता है जीरो से डिवाइड करते हैं तो, हम्म, अगर किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आता है, इन्फिनिटी, या फिर हम कह सकते हैं उसको अनडिफाइंड। बट पाइथन के अंदर क्या होता है उस केस में, पाइथन कहता है जीरो डिवीजन एरर। क्या कहता है, जीरो डिवीजन एरर। तो गाइज अब इसका मतलब ये हुआ, ये एरर आप रोक ही नहीं सकते हो किसी भी वे में। आपने देखा होगा जब आप पिन डालते हो तो पिन के केस में क्या होता है, एबीसीडी अपने आप डिसेबल हो जाते हैं। आप पासवर्ड डालते हो, आप देखो जब पासवर्ड डालते हैं फोन में क्या एबीसीडी ऊपर होते हैं, नहीं ना, केवल क्या दिखता है आपको, नंबर्स दिखते हैं। अब आप कहने लगो उसमें से जीरो और हटा दो कैलकुलेटर में से, क्या कैलकुलेटर में से जीरो हटा सकते हैं। कि एक काम करते हैं, कैलकुलेटर हमने बनाया, जीरो पे तो जीरो डिवीजन एरर आ जाएगा, तो उसमें से क्या हटा दें, जीरो हटा देते हैं। अब क्योंकि कहीं 10 भी तो लिखना है उसे, मान लेते हैं वो गलती से लिख भी रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाना है। जीरो को अब हमारे हाथ में नहीं है, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। समटाइम्स जो चीजें हमारे हाथ में नहीं होती उनको हमें क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। कोड में प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि अब बताता हूं मैं आपको रियल टाइम सिनेरियो। आपका एप्लीकेशन है, जैसे बैंक में हम जाते हैं, बैंक वाले कह रहे सर्वर डाउन है भैया, है ना। अब सर्वर डाउन का क्या मतलब हुआ, सर्वर डाउन का मतलब ये है कि भाई उनका कहीं से डेटा आता होगा, वो फैच करते होंगे, वो कंप्यूटर उनका काम नहीं कर रहा, वहां से डेटा आना बंद हो गया। मेरे कोड में तो दिक्कत नहीं है, आप गेम खेलते हो, अब गेम खेलते टाइम आपके फोन में इंटरनेट नहीं है, क्या मेरी एप्लीकेशन क्रैश कर जानी चाहिए, नहीं ना। क्या बोलेगी कि भाई इंटरनेट नहीं है, लगाओ और चलाओ। तो ये क्या हुआ गाइस, एक्सेप्शन हुए।
जो एरर्स हमारे हाथ में नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोड गलत लिख दो और उसको कर दो कि हाँ भाई ऐसे ना तो ऐसे चल जाएगा, नहीं, कोड तो ठीक लिखना है ही। हमें केवल वो एक्सेप्शन हैंडल करने हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। तो इसको हैंडल करने का तरीका क्या होता है कि इसमें चार ब्लॉक होते हैं, चारों के चारों बताता हूँ। पहला ब्लॉक होता है आपका ट्राई, ठीक है। दूसरा होता है आपका एक्सेप्ट। तीसरा ब्लॉक होता है आपका एल्स। और चौथा, चौथा ब्लॉक होता है आपका फाइनल। चार ब्लॉक पाइथन के अंदर यूज किए जाते हैं कोड को हैंडल करने के लिए। तो हमेशा ट्राई ब्लॉक के अंदर वो कोड लिखा जाता है जहां पर आपको पॉसिबिलिटी लगती है कि एरर आ सकता है, ठीक है। रन टाइम पे एरर आ सकता है, तो हम क्या करें, हम कहें कि यूजर से नंबर को यहां पे ले, ठीक है। यहां पे हमने कहा कि भाई एक इनपुट लीजिए। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोग्राम क्या कर रहा है, क्रैश कर रहा है, एरर आके बंद हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने किया डन, और इस कोड को आपने कहाँ रख दिया, यहाँ पर, कि जो भी यूजर इनपुट देगा हम उसको क्या करेंगे। वैसे मैंने बोला है कि अगर ब्लॉक अभी आपके खाली हैं तो क्या कर देते हैं उसके अंदर हम पास कीवर्ड, ठीक है। तो आउटपुट इक्वल्स टू 43 बाई नंबर, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्रिंट आउटपुट। डन। इसको हम यहाँ पे पास, इसको भी पास कर दो फिलहाल के लिए, पास, और इसको भी क्या कर दो, पास, ठीक है। यहाँ पे आपने 56 दिया गया, एंटर किया, कोई दिक्कत नहीं है, कोड चल रहा है। और यहाँ पे आपने दिया अब की बार 0, आप देखोगे एरर नहीं आया। हम्म, कोड मेरा क्रैश नहीं करा। अगर यहाँ पे कोई प्रिंट स्टेटमेंट लिखा होता और वो रन हो जाता है, देखो ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिखा होता और मैं यहाँ पे 0 भी दे देता तो भी ये वाला कोड क्या हो जाता, रन हो जाता। जो यहाँ पर रन नहीं होता, कि अगर यहाँ पे हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट को लिखें प्रिंट 43 और ये, और यहाँ पे मैं लिख दूं प्रिंट हेलो, तो नीचे वाला हेलो नहीं चलेगा। प्रोग्राम यहीं पे इस वाली लाइन पे क्रैश कर जाएगा। और यहाँ पे आपने लिखा 0, आपने एंटर किया और इसको रन किया, तो हेलो आपको कभी देखने को मिला ही नहीं। यही है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग, कि भाई अगर कोई एक्सेप्शन आ रहा है ना तो यहाँ पे हैंडल कर सकता हूँ। तो भाई एक्सेप्शन में हमें क्या लिखना है, यहां पर जो एक्सेप्शन रेज हुआ है, क्या एक्सेप्शन रेज हुआ है, 0 डिवीजन एरर। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं, कैच कर सकते हैं। अदर प्रोग्रामिंग में यहाँ पे कैच होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक्सेप्ट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्सेप्ट, जो भी एक्सेप्शन रेज हुआ है, ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन, जो एरर एक्सेप्शन रेज हुआ है, कौन सा एक्सेप्शन रेज हुआ है, 0 डिवीजन एरर, एज उसका कोई वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो मोस्टली हम इसको ई में ही स्टोर करते हैं, नेमिंग कन्वेंशन में ई नाम दे देते हैं इसका। अगर मैं चाहूँ तो उस एरर को प्रिंट कर सकता हूँ, जो एरर आया ऊपर से। अब देखना, आप जैसे ही मैं इसमें 0 दूंगा और एंटर करूंगा, यू विल सी 0 डिवीजन एक्सेप्शन क्या हुआ है, रेज हुआ है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो डायरेक्टली, क्या लिख सकते हो कि अगर कोई नंबर इंटीजर नहीं देता है उस केस में, या फिर 0 दे देता है, तो आप यहाँ पे उसको बता सकते हो ओनली numbers and only numbers allowed and 0 is not allowed। या फिर कह सकते हो, जो आपको मैसेज प्रिंट करना है, डिपेंड करेगा प्रोडक्ट के ऊपर, इनवैलिड इनपुट, जो आपको कहना हो। तो अब क्या होगा, एरर हम नहीं करा रहे रेस, यहाँ पे हमने 6 किया और एंटर, रन। और जैसे ही हम इसको करेंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया 0, तो यू विल सी ओनली नंबर्स अलाउड एंड 0 इज नॉट अलाउड। तो कैसे आपको समझ में आया थोड़ा सा मोटिव एक्सेप्शन का, कि जो अनएक्सपेक्टेड एरर्स हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शन है, हम उनको क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। अब गाइस एल्स का क्या मतलब है,
एल्स ब्लॉक जो है आपका ट्राई ब्लॉक के साथ क्या होता है, एसोसिएट होता है। ठीक है। एल्स कहता है, ये आपका कंफर्मेशन है कि ट्राई ब्लॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो ट्राई चलेगा या फिर एक्सेप्शन वाला चलेगा। ठीक है, इन दोनों में से एक चलेगा। और एल्स किसके साथ एसोसिएट है, ट्राई के साथ। तो यहां पे लिख सकते हो आप, कोड वर्कड प्रॉपर्ली। ये कब चलेगा, जब आपका ट्राई सही चलेगा। तो ध्यान से देखना, आप यहाँ पे ट्राई पे लिखता हूँ, और ट्राई के अंदर मैंने लिखा 45। तो क्या कह रहा है ये, कोड वर्कड प्रॉपर्ली। ठीक है। अगर यहाँ पे एरर आता है 0 से, तो वो वाला नहीं चला, क्या चला है आपका, एक्सेप्शन चला है। ठीक है। अब एल्स ब्लॉक के अंदर गाइस ऐसे कोड रखे जाते हैं जो हमें चलाने ही है ट्राई ब्लॉक के साथ, कि वो तभी एग्जीक्यूट हो जब ट्राई में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। हमें पता है कि उनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी उस कोड में, तो उस कोड के अंदर क्या रखते हैं हम, एल्स ब्लॉक के अंदर। अब फाइनली क्या करता है, फाइनली कहता है, इट ऑलवेज वर्क्स, ऑलवेज, नो मैटर। ऊपर वाले केसेस में क्या हुआ है, ट्राई चला नहीं चला, एक्सेप्ट चला नहीं चला, एल्स चला नहीं चला, फाइनली चलना ही चलना है, इसलिए इसका नाम क्या है, फाइनली। अब फाइनली क्यों चलता है गाइस, फाइनली का काम होता है कोड रैप अप करना। क्या होता है, कोड को रैप अप करना। रैप अप का मतलब ये है, जितने भी रिसोर्सेज कोई प्रोग्राम अगर ओपन करता है तो उसे सारे रिसोर्सेज क्या करना है, क्लोज करना है। लाइक आपका आउटपुट आया नहीं आया, आपने जो रिसोर्स ओपन किए हैं, जैसे कि आपने कोई फाइल ओपन की थी, उसको क्लोज करने का काम इसका है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एप्लीकेशन यहाँ पे खोला, आपने देखा कभी कभी विंडो में अगर यहाँ पे कोई एप्लीकेशन में वो कोड लिखा हुआ है, ओपन है कोई फाइल, तो आप उसको कोड कट करके दूसरे फोल्डर में नहीं ले जा सकते। वो क्या कहता है आपसे, फाइल इन ओपन इन अनदर फोल्डर, कहता है कि नहीं कहता है। तो जब तक आप उस एप्लीकेशन को क्लोज नहीं कर दोगे तो क्या होगा, जब तक वो फाइल दूसरी जगह पे नहीं जाती। तो उस केस में हम ये कर सकते हैं कि जो भी रिसोर्सेज आपने ओपन किए हैं, उनको क्लोज करने का, रैप अप करने का काम कहाँ होगा, फाइनली ब्लॉक के अंदर। आपने माई SQL सर्वर के साथ कोई कनेक्शन बनाया है, आप उसके अंदर डेटा भेज रहे थे, कनेक्शन बीच में ब्रेक हो गया, तो उस केस में कनेक्शन को भी आप क्लोज करके बाहर निकलोगे। आपने जो इंस्टेंस क्रिएट किया है उसको क्लोज करके बाहर निकलोगे। तो माई SQL कनेक्शन में और उस फाइल हैंडलिंग में ये चीज हम पढ़ेंगे जब हम फाइनली ब्लॉक के अंदर उस कोड को यूज भी करेंगे। तो बस आई होप समझ में आई बात आपको, कोई नई चीज नहीं है। कोड तो ऐसे ही ऐसे रहने हैं, सेम टू सेम, ये आपके एक्सेप्शन हैं, और इस तरह से इनको रेज किया जा सकता है। अब दो तरह की चीजें होती है, एक तो सिंटेक्स एरर होती है और एक क्या होता है आपका एक्सेप्शन। सिंटेक्स एरर का क्या मतलब, ये तो आपका सीधा सीधा क्या है, कोड को लिखने में आपने गड़बड़ की है, वो तो ठीक आप करोगे ही करोगे। पता चला प्रिंट हेलो लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे उल्टा सीधा कुछ लिखा ही नहीं है। यहाँ पे लिख दिया कुछ ऐसे ही, वेरिएबल डिफाइन नहीं है कहीं पर। तो ये भी तब भी चल रहा है कोड ये। ऐसा नहीं है कि आप उसको एक्सेप्शन कर दोगे, ऐसे नहीं। एक्सेप्शन का मतलब यही है कि अनएक्सपेक्टेड एरर्स। सो एक्सेप्शन, कितने सारे एक्सेप्शन होते हैं आप देखोगे, लाइक और क्या एक्सेप्शन हो सकते हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको। फाइल नॉट फाउंड एरर आपके हाथ में नहीं है। हम्म कोई फाइल यूजर को बनानी थी, उसने नहीं बनाई वहां पर, आप क्या कर लोगे इसमें। अगर वो कोई फाइल को ब्राउज कर रहा है और फाइल वहां पे है ही नहीं, आपका कोड तो ठीक है ना। दूसरा, आपने कुछ डाउनलोडिंग अपलोडिंग का कोई सॉफ्टवेयर बनाया था, वो बार बार कीबोर्ड पे दबाया जा रहा है, बटन को एस्केप दबाया जा रहा है, तो आपका कोड तो नहीं फटना चाहिए ना, आपकी थोड़ी गलती है उसमें। तो ये कौन सा होगा आपका, कीबोर्ड इंटरप्शन एरर। तो ये किस तरह के, ये सारे के सारे गाइस क्या है, एक्सेप्शन। की एरर, जीरो डिवीजन एरर, इंडेक्स एरर, फाइल नॉट फाउंड, इंपोर्ट एरर, सिंटेक्स एरर, नेम एरर, है तो एक्सेप्शन ही गाइस। सिंटेक्स एरर भी है तो एक्सेप्शन ही ना। एरर आ रहा है वो तो बता ही रहा है ना कि कोई प्रॉब्लम है कोड को लिखने में। इनपुट आउटपुट एरर, रेस्ट मैन इनपुट आउटपुट एरर सच एज व्हेन रीडिंग फ्रॉम ए राइटिंग फाइल। सो गाइस आप देख रहे हो, मैंने जीरो से डिवाइस किया तो क्या आया, इंपोर्ट रोहित कर दिया, इस नाम का कोई मॉड्यूल है ही नहीं, तो क्या आया, मॉड्यूल नॉट नेम नॉट फाउंड एरर। तो आप अगर चाहते, अगर आप श्योर हैं
तो आप ये भी कर सकते थे, एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर। क्या लिख सकते थे यहाँ पर? जीरो डिवीजन एरर। अब यहाँ पे एक्सेप्शन लिखने से क्या हुआ है कि भाई कोई भी एक्सेप्शन रेज हुआ है उसी को क्या कर लो, कैप्चर कर लो। बट अगर हम कह रहे हैं कि केवल जीरो डिवीजन एरर ही क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, समटाइम्स केस हो सकता है कि अगर जीरो डिवीजन एरर आना है तो ये करना है आपको, अगर कोई और एरर आता है तो ये करना है आपको। तो हम यहाँ पे लिख सकते थे एक्सेप्शन की जगह पर एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, लाइक दिस। आपने यहाँ पे लूप चलाया, ये आइटम इटरेबल ही नहीं है तो ये क्या कह रहा है, टाइप एरर। मैथ डॉट ओआई, एट्रीब्यूट एरर कि भाई इस पे कोई एट्रीब्यूट नहीं है, इस नाम का मैथ मॉड्यूल के पास कोई फंक्शन नहीं है ऐसा। ठीक है, फ्लो ऑफ एक्सेप्शन ये मैंने बता ही दिया। सम कोड जो आपको ट्राई करना है, जो चलाना है वो यहाँ पर आएगा। ये आपका एक्सेप्शनल ब्लॉक है, ये आपका एल्स ब्लॉक है, और ये आपका फाइनली। सो ऑलवेज एग्जीक्यूट यूज फॉर फाइल क्लोजिंग एंड रैप अप फाइल्स। ठीक है, तो मेन कंसेप्ट यहाँ पे ये होता है कि आपने कोई फाइल ओपन की, यहाँ पर आपने कुछ उसको डेटा को रीड किया। आपका काम हो सकता है एरर आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है, बट आपको फाइल को हमेशा क्लोज करना, फाइनली ब्लॉक के अंदर। और यहाँ पे ये कर देना है, फेल टू रीड द फाइल। अगर एक्सेप्शन आता है तो, नहीं आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जरूरी नहीं है कि कहीं से आपको चारों ही लगाना है। ट्राई के साथ आप एक्सेप्ट लगा सकते हो, एल्स और फाइनली की आपको जरूरत नहीं है रैप अप करने की, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि ये लिखना ही लिखना है। रेज कीवर्ड, रेज कीवर्ड क्या होता है गाइस, हम अपने खुद के एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं। अब रेज एक्सेप्शन अपने खुद के क्यों रेज करने हैं भाई, अब तक तो हमने किया नहीं। सी, इस बात को ध्यान से सुनो कि जब भी हमारे प्रोग्राम बड़े होंगे, अब आप क्या करते हो, एक ही लाइन लिखते हो छोटी सी, चार पैराग्राफ, आपने मैक्सिमम कितनी लाइनों का कोड लिखा हुआ, 10 से 20, इससे ज्यादा लिखा है आपने? अगर मैं कहूँ मेरे पास 50 .py फाइल है, 50 के अंदर 500 लाइनें हर कोड के अंदर है, लगभग 5,000 लाइनें हैं। जब आप उसको रन करने बैठोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ से एरर आ रहा है? 500 फाइल आपस में, या 5 फाइलें आपस में कनेक्टेड है वो। अब एक फाइल को दूसरी फाइल में क्या कर रखा है, इंपोर्ट कर रखा है। अब क्या होगा, एक फाइल का एक्सेप्शन जो होगा वो दूसरी फाइल पे दिखाएगा कि वहां से एरर आ रहा है, तो हम अपने कस्टम एरर क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं, लाइक दिस। मैंने यहाँ पे कहा, अगर मैं यहाँ पे ए को हमने डिवाइड किया बी से, अगर वैल्यू बी इक्वल्स टू जीरो आ जाती है तो हम क्या कह रहे हैं, रेज वैल्यू। ये क्या लिख दिया मैंने, चलो भाई इससे ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा कस्टम एरर है, मतलब मैंने खुद ही आप देखोगे ये जिसने पाइथन बनाया है ये उसके एरर है। ठीक है, नेम फाइल इज नॉट फाइंड, उसने मेंशन किया है इस चीज को। तो ये हमने कीवर्ड को क्या किया है, अपने रेज किया है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हमने कहा है आपको क्या रेज करना है, वैल्यू एरर रेज करना है, और उस पर क्या दिखाना है मैसेज में, ये। तो आप देखोगे जब आप नंबर को यहां से डिवाइड करोगे लाइक दिस, अगर यहाँ पे 1 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आउटपुट मिलेगा सिंपल। 1 को 1 से डिवाइड किया और क्या मिला, 1। तो अगर आपने कहा, और ये वैल्यू एरर कब रेज होगा, जब नंबर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यू विल सी यहाँ पर जीरो दे देते हैं, तो यू विल सी एक वैल्यू एरर रेज हुआ है, और उस पर क्या लिखा है आगे, क्लियर है? तो इस तरह से हम आपके कस्टम जो अपने रेज कर सकते हैं। आप पासवर्ड्स ले रहे हो, है ना, पासवर्ड्स के टाइम क्या कर सकते हो, ओनली 4 डिजिट अलाउ आपको करनी है, तो उसके इसमें क्या कर सकते हो, आप इस तरह से एक्सेप्ट ब्लॉक ले सकते हो। सो गाइस आई होप क्लियर है आपको, है? ठीक है, तो अब जो आप असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो कैसे करते हो, फंक्शन की मदद से करते हो, कैसे करते हो? विदाउट फंक्शन। चार तक तो है नहीं, फंक्शन 4 5 तक तो। मेन फंक्शन पढ़ा दिया मैंने आपको, नहीं?
हम्म। मेन फंक्शन बताया मैंने, नहीं नहीं ना। तो आज एक मेन फंक्शन और बढ़ाता हूँ गाइस। जब तक आप एक काम करो, 10 मिनट का टाइम दो। मैप फिल्टर रिड्यूस जो है, मैं इस फाइल में अपलोड कर रहा हूँ क्लास वर्क में, ठीक है। फिर मैं आपको असाइनमेंट सोल्व करने का तरीका बताऊंगा कि कैसे सोल्व करना है आपको, ठीक है, मेन फंक्शन और बता के। तो घर से असाइनमेंट कैसे करने हैं रियल टाइम में, या इंटरव्यू में भी कैसे सोल्व करने हैं अगर टाइम होता है तो, ठीक है। ठीक है, तो एक बार इसको कर लो 10 मिनट, फिर उसके बाद में मेन फंक्शन समझा के आपको मुझे फिर वो समझाना है।
चलो guys, मुझे ना एक चीज बतानी है आपको कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। एक मेन फंक्शन पढ़ लेता है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है बट आना चाहिए। देखो, मैं यहाँ पे VS कोड यूज करूंगा आज, ठीक है। यहाँ पे फोल्डर किया ओपन, इसको हम VS कोड से ओपन करेंगे। देखो, यहाँ पे एक पाइथन की फाइल बनाएंगे। मैं एक फाइल वन, file1.py, एंटर। और एक यहाँ पर file2.py, ठीक है। फाइल वन के अंदर हम कुछ कोड लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद हेलो फ्रॉम फाइल वन, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रिंट हेलो फ्रॉम फाइल, ठीक है। अब ये कोड फाइल वन के अंदर लिखा है मैंने हेलो फ्रॉम फाइल वन, और फाइल टू के अंदर क्या लिखा है मैंने, हेलो फ्रॉम फाइल टू। अब मैं चाहता हूँ कि मान लिया जाए मैंने कोई कोड है जो अच्छे से मेहनत से लिखा है, मैं इस फाइल वन को किस में लाना चाहता हूँ, फाइल टू के अंदर लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंपोर्ट फाइल वन, ठीक है। फाइल टू के अंदर कौन सी फाइल को ला रहे हैं हम, फाइल फाइल वन। अब इस कोड को हम रन करेंगे, ठीक है। लेट्स रन इट, ठीक है। रन। आप देखोगे ये क्या हुआ, हेलो फ्रॉम फाइल वन भी आ गया, और क्या आ गया, हेलो फ्रॉम फाइल टू। क्या रियल टाइम में ऐसा होता है? नहीं ना। अगर हम यहाँ पे मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, क्या होता है, अगर हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया मैथ, इंपोर्ट मैथ, क्या इसका मतलब मैथ के सारे मेथड चल जाएंगे? नहीं ना। सिंपल वही चलेगा जो आप चलाना चाहोगे, मैथ डॉट फैक्टोरियल निकालना है तो फैक्टोरियल निकाल देगा ये आपको। आपको पांच का फैक्टोरियल चाहिए, ठीक है भाई, वही चला है जो आपने चलाया है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो सिंपल सारी चीजें चलती जा रही हैं। यहाँ पे अगर मैं फाइल वन के अंदर कोई इनपुट ले लूं, और यहाँ पे लिखूं मैं प्रिंट एंटर योर नंबर, ठीक है। और हमने क्योंकि ये फाइल तो इंपोर्ट कर रखी है वहां पर, तो क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। आप देखो क्या हुआ, हेलो फ्रॉम फाइल वन आया, उसके बाद ये क्या कह रहा है, एंटर योर नंबर। तो देखो इनपुट भी मांग रहा है ये मुझसे। तो ये प्रॉब्लम लग रही है कि नहीं लग रही है आप लोगों को, कि हम तो, अब चलो और अच्छा एडवांस बनाते हैं इसको, जो रियल टाइम का यूज है। मान लिया जाए ये रियल टाइम का यूज बना दे, इसके अंदर कुछ नहीं है। मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, ठीक है, डेफ, जो कि क्या करता है, दो नंबर का एडिशन करता है, और जिसमें कि वो नम वन लेता है कोमा, और नम टू लेता है, और बदले में वो क्या रिटर्न करता है, इन दोनों का एडिशन रिटर्न करता है, ठीक है। वो रिटर्न करता है नम वन प्लस नम टू, ठीक है। ये हमने यहाँ पे फंक्शन बना दिया जो इन दोनों की वैल्यू को लेता है। अब आपने क्या किया,
इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, आपने लिखा प्रिंट और एडिशन, एडिशन करके देखा आपने। और यहाँ पर क्या लिखा गया, num1 और num2। सो यहाँ पे मैंने दे दिया 78,90। इस फाइल को यहाँ पर रन करिए, तो ये क्या कह रहा है, कर लो भाई रन। आप कहोगे देखो एक 168 आ गया, फाइल बढ़िया चल रही है। अब ये फंक्शन मुझे रीयूजेबल चाहिए, मतलब गई मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल होता है डॉट पी वाई फाइल। ये एक मॉड्यूल है और ये एक मॉड्यूल है, ठीक है। अब ये डॉट पी वाई फाइल का ये फंक्शन मुझे लगता है कि मैं दोबारा रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट यूज कर देंगे, ट्राई कंसेप्ट, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। अगर आपको फाइल 2 के अंदर 2 नंबर का एडिशन करना है तो हम वहां पर दोबारा से नहीं लिखेंगे इस कोड को, हम क्या करेंगे, फाइल को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही आपने यहाँ पे फाइल 1 को इंपोर्ट किया, ठीक है, तो क्या होगा, आप देखोगे यार ये क्या गड़बड़ हो गई, 168 आ गया और हेलो फ्रॉम 52 आ गया। क्या मैं उस कोड को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ गाइस? यस, कर सकता हूँ। कैसे? मैं यहाँ पे कर सकता हूँ फाइल, क्या लिखूं, फाइल 1 डॉट, और क्या नाम था उस फाइल का, और मोड, फंक्शन का क्या नाम था, फाइल 1 डॉट, आप देखोगे एडिशन ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मैं चाहूँ उस फंक्शन को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ बिना कुछ लिखे दोबारा। मैंने लिखा है यहाँ पर 90 और 90 को जोड़िए, तो क्या आएगा, क्योंकि वैल्यू रिटर्न कर रखी है मैंने, तो यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, और प्रिंट करने के बाद इस कोड को मैं रन करूंगा, यू विल सी आउटपुट आ गया। बट गाइस हर बार एक प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये 168, ये फाइल का एग्जीक्यूशन यहाँ पर था, ये 168 कहाँ से उठ के आ रहा है, यहाँ से उठ के आ रहा है बार बार। मुझे क्या जरूरत थी, केवल ये कोड रन होना चाहिए, मुझे चाहिए क्या, एक तो ये आउटपुट चाहिए और ये आउटपुट चाहिए, अननेसेसरी 168 बार बार वहां से उठ के आ रहा है। बट हमारे केसेस में यहाँ तो नहीं होता भाई, जब हमने इंपोर्ट मैथ किया तो यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ था ना। क्या आया था, मैथ आपको यूज करना है तो ठीक है, फैक्टोरियल यूज करना है, आपको कोई और यूज करना है मैथ डॉट, सारे मेथड बता रहा है ये, लो यूज कर लो ये। मैथ मॉड्यूल कहीं पर है जिसको आपने क्या किया है, इंपोर्ट किया है, उसी तरह से आप कितने भी फंक्शन आप बना सकते हो इस फाइल के अंदर। हियर आप ये भी बना सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे ये भी बना सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे कोई और फंक्शन बनाना चाहते हो, ये भी बना सकते हो, ठीक है। और आप जैसे ही इस फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करोगे, तो यू विल सी फाइल 1 डॉट, आपको ये सारे मेथड यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे, सेम इसकी तरह, किसकी तरह, जुपिटर में जैसे आप कर रहे थे, जुपिटर में दिख रहे हैं आपको सारे ये, वहां पर भी दिख रहे हैं। अब एक प्रॉब्लम को रिजोल्व करना है जो हमने शुरू से ही हमारा दिमाग में अटकी पड़ी है, कौन सी, 168 वाली। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोई एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ तो उसका कोई लॉजिक नहीं है वहां पे जाने का, तो हम इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। रिस्ट्रिक्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे अंडरस्कोर नेम। अगर इस कोड को हम रन करें, हम अभी कौन सी फाइल में है, फाइल 1 में गाइस, ठीक है, इसको रन करें, तो यू विल सी इस फाइल का आउटपुट क्या आ रहा है, मेन। ये 168 कहाँ से आ रहा है, ये तो इससे, इस वाली लाइन से आ रहा है। और ये नेम कहाँ से आ रहा है, इसका आउटपुट आपको क्या दिखा रहा है, ये मेन दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक मैं लिख देता हूँ, आई एम, एक स्ट्रिंग लिखता हूँ मैं, आई एम कमिंग फ्रॉम अंडरस्कोर नेम। आप इस फाइल को रन करते हो, यू विल सी ये क्या कह रहा है, आई एम कमिंग फ्रॉम मेन फाइल, ठीक है, आई एम कमिंग फ्रॉम मेन फाइल। अब इस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करके देखिए, ठीक है। अब इस कोड को अगर यहाँ पे रन करें तो ये क्या कह रहा है आपसे, आई एम कमिंग फ्रॉम फाइल, इसका नाम चेंज हो गया कि नहीं हो गया। जब ये यहाँ पर रन हो रही थी फाइल तो ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था आई एम कमिंग फ्रॉम मेन फाइल।
बट जब ये इंपोर्ट होके ये स्टेटमेंट यहाँ पे आया, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, कहाँ से रन हुआ है, पिछली वाली फाइल से, तो क्या कह रहा है, आई एम कमिंग फ्रॉम फाइल 1, और उसके साथ क्या क्या आया है, 68। अब प्रॉब्लम ये है कि सिंपल सा गाइस, आपको क्लियर हो रहा होगा एक चीज, कि ये जो अगर स्टेटमेंट यहाँ पे रन होता है, तो यहाँ तो उसका नाम क्या है, मेन है। अगर ये स्टेटमेंट कहीं और चला जाता है तो उसका नाम क्या हो जाता है, फाइल का नाम हो जाता है। कि भाई ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे रन हुआ है ना, ये वाला जो आउटपुट आया है, ये इस फाइल का नहीं है, ये कहाँ का है, फाइल 1 का है। तो हम क्या करें, इसको एक इफ कंडीशन लगा के नेम के साथ क्या कर दें, रिस्ट्रिक्ट कर दें। कैसे कर दें, अगर मैं कह रहा हूं कि यहां से यहां तक का जो आपका एग्जीक्यूशन है, ठीक है, आप ये लिख दो, इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इक्वल्स टू अंडरस्कोर मेन। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, तो अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर और यहाँ पे लिख दिया ये, और इसको इसके इंडेंटेशन में ले जाओ। क्या समझ में आई बात? हम्म। इस कहानी ये समझ में आई इस चीज से, कि अगर ये स्टेटमेंट तभी होगा जब नेम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मेन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मेन होनी चाहिए। अगर हम इस अ, पूरे के पूरे स्क्रिप्ट को इंपोर्ट करके ले जाएंगे, तो दूसरी फाइल में नेम की वैल्यू बदल के क्या हो जाएगी, फाइल 1 हो जाएगी, और जिसकी वजह से कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पर तो ये कंडीशन ट्रू है। अगर यहाँ पे ट्रू है तो इसका मतलब इन दोनों के आउटपुट भी हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, मिले, 168 भी मिला और आई एम कमिंग फ्रॉम मेन भी मिला। बट अगर मैं अब यहाँ पे इस फाइल को रन करूं, अब क्या होगा, आप देखोगे आपको क्या मिला, यहाँ पर कुछ नहीं मिला। ठीक है, क्या मिला है, केवल 180 और आई एम कमिंग फ्रॉम फाइल 2। ये एग्जीक्यूशन आपने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो जितना भी एग्जीक्यूशन हम यहाँ पे करेंगे दूसरी फाइल में करने के लिए, समझने के लिए कि हमारा कोड रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उस केस में हमें केवल इसको मेन फंक्शन से क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट कर देना है। अब ये कोड यहाँ पर जाएगा तो सही, बट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जितनी भी लाइनें मैं इसके नीचे लिखूंगा, ये वहां पर एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो मेन फंक्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट मतलब मस्ट नहीं होता है। जैसे कि बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वहां पर मस्ट होता है। आप सी में होते हो तो वहां पर मेन लिखते ही लिखते हो, बट यहाँ पर मेन लिखने की जरूरत नहीं है। तो whenever you think that you have to import your module and you have to take into the another file, then we should use the main function। अगर आपने कोई एग्जीक्यूशन किया ही नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है guys। फिर तो आपके फंक्शन ही जाने हैं वहां पर। तो अब यहाँ पर ये फायदा हुआ आपका, आप सिंपल यहाँ से हटाइए इसको। तो आप ये भी कर सकते हो, आपने कभी कभी देखा होगा, आप लिखते हो फ्रॉम फाइल 1 इंपोर्ट, क्या क्या फंक्शन के नाम थे हमारे, एडिशन। केवल एक फंक्शन को भी इंपोर्ट करके आप ले जा सकते हो। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, प्रिंट एडिशन, और एडिशन के अंदर 78,89, एंड यू रन इट, देन यू विल सी 167। तो इसको बोलते हैं पार्शियल इंपोर्ट। पूरा का पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करके क्या कर लिया है, केवल एक फंक्शन इंपोर्ट कर लिया है इस फाइल के अंदर। तो रियल वर्ल्ड में ऐसा ही होता है। अगर कोई फंक्शन कहीं और पर भी एग्जीक्यूशन की जरूरत है, तो हम उसका डेफिनेशन दोबारा नहीं लिखेंगे, हम उस डेफिनेशन को किसी और फाइल से उठाएंगे। ठीक है, लाइक आपको मैं कुछ चीजें दिखाता हूँ। अगर कुछ मॉड्यूल होंगे यहाँ पर, अगर एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन में हम जाएं सी ड्राइव में, और सी ड्राइव के अंदर, ठीक है, तो ये आपके मॉड्यूल, ये पैकेज है पूरे के पूरे। तो मॉड्यूल पैकेज लाइब्रेरी क्या होता है गाइस, जो आपके डॉट पी वाई फाइल होती है उसको क्या कहते हैं हम, मॉड्यूल्स।
और मॉड्यूल्स को मिला के, बहुत सारे मॉड्यूल्स को एक फोल्डर में रख देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पैकेज। और इन सबको एक जगह पर रख देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, लाइब्रेरी। ठीक है। जैसे गाइस एक बहुत सारे इसमें फाइलें हैं पाइथन की। पाई क्यूटी 5 कोई मॉड्यूल है। तो यू विल, अगर इसको आप ओपन करके देखोगे, यू विल फाइंड पाइथन फाइल ओपन करनी है हमें, ठीक है। तो यू विल सी, जो कहीं और भी फाइल इसने बना रखी है, उसने एक फाइल को दूसरी फाइल में भी क्या कर रखा है, इंपोर्ट कर रखा है। यू विल सी हियर। ठीक है। इवन ये भी कर सकते हो, फ्रॉम दिस इंपोर्ट स्टार। स्टार का क्या मतलब है, सारे के सारे जो भी चीजें उसके अंदर मेंशन है वो सारा हम क्या कर रहे हैं, सारे मेथड्स इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। सो गाइस इस तरह से आपके मॉड्यूल जो होते हैं वो बनते हैं, और आपका कोड क्या बनता है, रीयूजेबल। अब आपको क्या करना है, मान लिया जाए मैं आपको कोई प्रोग्राम देता हूँ बनाने के लिए, मैंने आपको 50 प्रोग्राम्स दिए। अब आपको कोई प्रोग्राम बनाना है तो किस तरीके से बनाना है। अब आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग भी आती है और मेन फंक्शन भी आता है। कोड आपका रीयूजेबल होना चाहिए। रीयूजेबल का क्या मतलब है, कोड यहाँ पर भी रहना चाहिए, अगर फाइल को इंपोर्ट करके ले जाए कहीं और पर तो वहां पर भी होना चाहिए। तो पहला ही क्वेश्चन अगर हम कहें कि रिवर्स द स्ट्रिंग, रिवर्स द स्ट्रिंग यूजिंग फॉर लूप, पहला ही क्वेश्चन था ये शायद आपके उसमें। अब इसको कैसे बनाना है, आपको 50 क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करने हैं, मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप एक फंक्शन बनाओगे। हम्म। स्ट्रिंग रिवर्स करेगा जो, और ये क्या लेगा, कि स्ट्रिंग की वैल्यू लेगा। ठीक है। यहाँ पे एक लूप लगाओगे आप। ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लोगे, और वेरिएबल के अंदर फोर आइटम इन, किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। और आप क्या करोगे, रिवर्स इक्वल्स टू आइटम प्लस, क्या करना है, रिवर्स। ठीक है। और ये फंक्शन बाद में क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, क्या रिटर्न कर देगा, रिवर्स। ठीक है। आपका फंक्शन बन के रेडी हो गया। अगर इसको टेस्ट करना हो तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं, सही काम कर रहा है कि नहीं। आपने स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग रिवर्स, और यहाँ पे हमने दिया पाइथन, सही काम कर रहा है, आपको रिवर्स करके रिटर्न ये कर रहा है। अब क्योंकि ये फंक्शन हमें रीयूजेबिलिटी हमें यूज करनी है, मैं चाहता हूं कि आप 50 के 50 क्वेश्चन एक ही फाइल में बनाएंगे, और 50 मेथड बनाएंगे यहीं पर, कि अगर हमें कल यूज करने पड़े तो उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे गाइस, आप लिखोगे इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल्स टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन। ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे, इसका एग्जीक्यूशन करोगे लाइक दिस, अभी जो मैंने किया था। अब ये चाहता हूं कि ये इनपुट भी कौन दे, यूजर दे। ठीक है। अब यूजर अगर इनपुट दे, आपको लगता है कि एरर आ सकता है, तो यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, ट्राई ब्लॉक। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लिख सकते हैं प्रिंट, या फिर इनपुट एंटर योर स्ट्रिंग। ठीक है। यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग आ जाएगी, और इसको आप किसके अंदर स्टोर कर लोगे, यूजर अंडरस्कोर स्ट्रिंग, एक वेरिएबल ले लिया, स्टोर कर लिया यूजर स्ट्रिंग के अंदर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेथड को कॉल करेंगे, किसको, स्ट्रिंग रिवर्स, और उसके अंदर क्या आ जाएगा, इनपुट पैरामीटर, जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, और ये हमारे यहाँ पर केस में क्या है, यूजर स्ट्रिंग, जो कि आपने इनपुट किया। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट
समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है। सो हम जितना भी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, इस मेन ब्लॉक के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि अगर कल को ये फाइल इंपोर्ट करनी पड़ी तो केवल क्या जाएगा, रिवर्स जाएगा, ना कि ये वाला कोड उसके साथ जाएगा। सो अगर हम इसको रन करें यू विल सी, आप यहाँ पे 67 लिखोगे या फिर जो वैल्यू आपको देनी है दिस। अब आपको रिटर्न नहीं मिला, क्यों नहीं मिला बदले में, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू रिटर्न कर रखी है, तो अगर रिटर्न कर रखी है तो आपको यहाँ पे प्रिंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, दिस, बदले में आपको रिटर्न। ये समझ में आ गई बात अब। तो इस तरह से रियल टाइम में कोड लिखा जाता है, कि अगर आप कोई एग्जीक्यूशन करके देख रहे हो देन यू हैव टू डू द एग्जीक्यूशन इन दिस मैनर। तो आपको जितने भी 50 क्वेश्चन है ऐसे ही सॉल्व करने। अभी ये कोड पूरा नहीं है, अब आप कहोगे कि यार अभी और भी बाकी है इसमें। हाँ, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बाकी है। कोड कभी भी डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखे जाते हैं, वो प्रॉपर फॉर्मेट में होते हैं जिसके अंदर वो क्लास के अंदर मेंशन किए जाते हैं। तो आपका जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शुरू होगा तब हम उसको क्लास के अंदर बंद करेंगे, और ये तब आपका बनेगा पूरा प्रोग्राम। ठीक है। तो कुल मिला के जितने भी आपके 50 क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो एक ही फाइल के अंदर होंगे। उसका बेनिफिट क्या होगा, वो इजीली दूसरी फाइलों में क्या किए जा सकते हैं, इंपोर्ट किए जा सकते हैं, तो एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में वो होंगे। ठीक है। तो फिर आई होप आज के लिए इतना बहुत है आप लोगों के लिए। सो कल हम पढ़ेंगे ओएस मॉड्यूल एंड फाइल हैंडलिंग। या फिर उससे भी पहले मैं आपको इटरेटर बताऊंगा, जनरेटर बताऊंगा, और मेन मैंने बता ही दिया आपको, इटरेटर जनरेट। यस। ठीक है। तो कवर अप कर लीजिए यहाँ तक जितना कर सकते हो। ठीक है।